हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं बैक्टीरिया के कुछ क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो बैक्टीरिया में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, रॉबर्ट कॉच है, पास्चर है, रॉबर्ट हुक है और लोइन हॉक है। तो हम सभी को पता है कि लोइन हॉक ने यहाँ पे बैक्टीरिया की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाणु पादप श्रेणी में आते हैं। देखिए, बैक्टीरिया को हम प्लांट्स में पढ़ते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है कि हम उसको प्लांट्स में पढ़ते हैं, कंसिडर्ड प्लांट्स बिकॉज दे, क्योंकि उनमें ऐसा क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है कि उनमें सेल वॉल होती है रिजिड, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते और वो सभी जगह प्रेजेंट करते हैं, और वो उनमें फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई होता है, यानी कि उनमें विखंडन गुणन के द्वारा होता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इनमें जो सबसे पहला करेक्टर है कि उनमें जो रिजिड सेल वॉल होती है, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स में ही सेल वॉल मिलती है, तो बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल मिल रही है तो बैक्टीरिया को हम प्लांट्स में रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जीवाणु का डीएनए होता है। तो जीवाणुओं का जो डीएनए होता है उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, केंद्रक में घिरा, स्टोन प्रोटीन, द्विरज्जिक या वलय रूप। इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सर्कुलर डीएनए, है ना। और ये है, अगला है उपरोक्त तो कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, द्विरज्जुक कहते हैं हिंदी में, और वलय रूप में यानी कि सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये दो टाइप का यहाँ पे डीएनए मिलता है। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक यहाँ पे दिया गया है कि एक जीवाणु की कोशिका प्रति मिनट में विभाजित होती है, ठीक है, और एक कप को भरने में 1 घंटा लगता है, तो आधा कप भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, यहाँ पे बताया गया कि प्रति मिनट विभाजित हो रही है, यानी कि जीवाणु की कोशिका हर मिनट में डिवाइड होती जाती है, और अगर वो आधा भरा हुआ है, क्योंकि दुगनी हो रही है, 1 घंटे में वो पूरा भर गया है, हर मिनट में क्योंकि दुगनी हो रही है और पूरा भर गया है, तो वो 1 घंटे में भरा है, तो पूरे का आधा जो होगा वो उसके 1 मिनट पहले भरा होगा, तो उसमें से हम 1 मिनट माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 59 मिनट। यानी कि 59 मिनट में वो आधा भरा होगा, और क्योंकि दुगनी हो जाएगी तो आधे का दुगना होता है पूरा, तो पूरी जो हो जाएगी वो 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्रो जीवाणु किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसमें ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिट्रस कैंकर, क्राउन गॉल ट्यूमर या विचिस ब्रूम डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बाकी सभी को हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हमने पढ़ा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम्स, तो वो ट्यूमर करता है, क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज करता है। ये तो इसका ऑप्शन हो गया सी वाला, क्राउन गॉल ट्यूमर। अगला क्वेश्चन है, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है, या तो उसमें डीएनए मिलेगा सिर्फ, या आरएनए मिलेगा, या डीएनए और आरएनए दोनों मिलेगा, या फिर या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का वो दो प्रकार का होता है, या तो उसमें डीएनए मिलता है या फिर उसमें आरएनए मिलता है। अगर डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा, और अगर आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया डी वाला, डीएनए या आरएनए। तथा मत लगाइएगा, इसका मतलब होता है कि दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर है डीएनए या आरएनए। अगला क्वेश्चन है, टीएमवी को किसने क्रिस्टलीकृत किया था? तो इसमें ऑप्शंस हैं इवनोवस्की, पास्चर, मिलर और स्टैनली। तो जो इसका आंसर है वो है स्टैनली। स्टैनली जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस उसको क्रिस्टलीकृत किया था, यानी क्रिस्टलाइन किया था, उसको क्रिस्टलाइजेशन किया था उसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया स्टैनली। अगला क्वेश्चन है, पाश्चरीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों को स्वतंत्र किया जा सकता है। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थों को किस चीज से स्वतंत्र किया जा सकता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। पाश्चराइजेशन मेक फूड स्टफ फ्री फ्रॉम, यानी कि किससे उसको हम फ्री करेंगे। तो इसमें है सभी वेजिटेटिव जीवाणुओं से, वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स। देखिए, पैथोजन वो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, तो यहाँ पे सभी माइक्रोब्स की बात आ रही है, तो इसमें बैक्टीरिया भी आ जाएगा, इसमें वायरस भी आ जाएगा,
और इसमें यहाँ पर हमारा प्रोटोजोआ भी आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस जीवाणु की कोशिका एक कर्व की होती है, यानी कि सिंगल कर्व किस में मिलता है? तो जो विब्रियो होता है ये ऐसे कॉमा शेप का होता है, तो उसमें एक कर्व मिलता है, कर्व मतलब ऐसे घुमाव मिलता है ना। तो कोकाई जो हो गया वो छोटा सा ऐसे गोल होगा, बैसिलस क्या होगा ऐसे थोड़ा सा लंबा सा होगा, और स्पाइरला स्पाइरल शेप होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो कौन सा है? विब्रियो। अगला क्वेश्चन है भूमि में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले वायवीय जीवाणु कौन से हैं? तो इसमें है राइजोबियम। राइजोबियम एरोबिक नहीं होता है, एनएरोबिक होता है। इसको अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये नहीं रहेगा, और ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है लेकिन ये किसके अंदर रहता है? प्लांट की सेल के अंदर मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर जो है वो है एजोटोबैक्टर। तो यहाँ पे एजोटोबैक्टर जो है वो एरोबिक है, यानी कि हवा में रह सकता है, फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रूप से रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? एजोटोबैक्टर। अगला क्वेश्चन है न्यूमोकोकस जीवाणु में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि, देखिए न्यूमोकोकस जो में है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, उससे एक चीज सिद्ध हुई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें डीएनए के जेनेटिक मटेरियल का एक्सपेरिमेंट था जिसमें न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को यूज किया था, और ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था। जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था उससे पता चलता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे और इसका आंसर होगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें है ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की किस संरचना में भेद होता है, यानी कि जीवाणु जो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपस में किस चीज में भिन्नता रखते हैं, किस चीज में डिफरेंस मिलेगा। तो इसमें सीलिया जो है, एक है सेल वॉल, एक है न्यूक्लियस और एक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी एक जैसा होता है, न्यूक्लियस मिलता नहीं है, सेंट्रल पार्ट होता है एक, और सेल वॉल जो होती है उसमें डिफरेंस होता है। तो आपने देखा होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो स्टेनिंग करते हैं, इसकी वीडियो मैं जल्दी ही डालने वाला हूं। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की एक स्टेनिंग की वीडियो आएगी और एक वीडियो है जिसमें बताएंगे उसके बीच के डिफरेंसेस को, डिटेल में उसके लिए डिस्कस करूंगा। लेकिन उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर वो क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल में दोनों में फर्क होता है, इस वजह से ही हम उसमें स्टेनिंग भी कर पाते हैं, और पूरा डिफरेंस हम किस आधार पे करते हैं? सेल वॉल के आधार पे करते हैं। तो इसका आंसर हो गया कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है जीवाणु सर्वप्रथम का प्योर कल्चर किसने प्राप्त किया था? तो जीवाणु जो थे उसका प्योर जो कल्चर था वो किया था जे लिस्टर ने उसको किया था प्योर कल्चर। इसमें पास्चर हैं, कोच हैं, ब्राउन हैं, इन्होंने नहीं किया था। तो इसका आंसर है जे लिस्टर, उन्होंने सर्वप्रथम इसका प्योर कल्चर किया था जीवाणु का। अगला है म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। तो जो म्यूरामिक एसिड होता है, आपको पता है म्यूरामिक एसिड में किस में मिलता है? बैक्टीरिया में मिलता है। लेकिन यहाँ पे आंसर है ग्रीन एल्गी, तो ये गलत हो गया। ईस्ट है, ये गलत हो गया। ऑल फंजाई है, ये गलत हो गया। तो पहला ए ऑप्शन है, उसमें है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, आपको पता है इसको आप साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो साइनो बैक्टीरिया भी एक टाइप के बैक्टीरिया हैं और ये एल्गीज भी हैं। तो इसको हम यहाँ पे आंसर इसका हो गया म्यूरामिक एसिड वाले का बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल। ई कोलाई में पीढ़ी एकांतरण नहीं मिलता है। पीढ़ी एकांतरण देखिए क्या होता है, दो पीढ़ियां होती हैं, एक होती है डिप्लॉयड जनरेशन, एक होती है हैप्लॉयड जनरेशन। जब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में जाते हैं तो वहां पे एक प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन या फिर मियोसिस। तो यहाँ पे मियोसिस होगा तभी डिप्लॉयड से आप हैप्लॉयड में ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। और जब हैप्लॉयड से डिप्लॉयड में जाएंगे तो वहां पे एक प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है या फिर सिनगैमी की प्रोसेस होती है, तब हैप्लॉयड से हम डिप्लॉयड में जाते हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, यानी कि एक पीढ़ी के
बाद दूसरी पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी के बाद में फिर वही पीढ़ी आएगी। तो एक के बाद डायरेक्ट दूसरी पीढ़ी नहीं रहती है, एक के अंतर पे आती है, तो इसी को कहते हैं एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसका आंसर जो हो गया, देयर इज अ नाइदर सिनगैमी नॉर रिडक्शन डिवीजन, ना ही उसमें मियोसिस होती है और ना ही उसमें संयुग्मन होता है। तो ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, ना ही उसमें संयुग्मन होगा। तो इसका आंसर है बी। इसी वजह से ई कोलाई यानी कि बैक्टीरिया में पीढ़ी एकांतरण नहीं मिलता है, क्योंकि ना तो उसमें सिनगैमी होगी और ना ही उसमें अर्धसूत्री विभाजन मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है? देखिए, बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। वही बैक्टीरिया में सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है और जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो डीएनए का बना हुआ है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो उसी को हम कहते हैं। मेन क्रोमोसोम बैक्टीरिया का अलग होता है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। वायरस में प्लाज्मिड नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोकैरियोटिक कौन है? तो ये है प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो आपको पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो बैक्टीरिया इसमें से कौन है आपको ये देखना है। राइजोपस एक टाइप का फंजाई है, स्पाइरो वगैरह एल्गी है, ईस्ट एक फंजाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन हुआ ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ई कोलाई। अगला क्वेश्चन है, बिना हरित लवक के कौन कार्बनिक खाद्य का संश्लेषण कर सकता है? देखिए, फूड की सिंथेसिस के लिए एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, है ना। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस से ही पौधे अपना खाना बनाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कीमोसिंथेसिस भी मिलती है, रसायन संश्लेषण जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन संश्लेषण, उसको इंग्लिश में कहते हैं कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेसिस के थ्रू बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो इन्होंने पूछा है कि बिना हरित लवक के। हरित लवक के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो कीमोसिंथेसिस के लिए कोई हरित लवक का यूज नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये जीवाणु में मिलती है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि जीवाणु में रसायन संश्लेषण भी होता है। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी किस लिए है? डीपीटी का मतलब क्या है यहाँ पे पूछा गया। तो डीपीटी तीन अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, टी का मतलब होता है टिटनेस और पी का मतलब होता है पर्टोसिस यानी कि वूपिंग कफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य तथा जंतुओं की आंत में यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, कौन सा जीवाणु मिलता है? तो इसका आंसर जो है ई कोलाई। ई कोलाई मनुष्य की आंतों के अंदर मिलता है और खाने के पाचन में मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाई। कॉन्जुगेशन की खोज किसने की थी? तो कॉन्जुगेशन की जो खोज थी लेडबर्ग और टेटम ने की थी। तो लेडबर्ग और टेटम इसका आंसर है, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड द बैक्टीरियल डिजीज। हमें इसमें से देखना है कि जीवाणु द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का समूह कौन सा है, यानी कि किसमें जीवाणु के द्वारा होता है। तो जो मम्स है और मीजल्स है, ये दोनों आप याद रखिए, ये दोनों जो होते हैं वो वायरस से होते हैं, है ना। बाकी जो है हैजा है, टाइफाइड है, टिटनस, टीबी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग, ये सभी जो बीमारियां हैं, ये जो बीमारियां होती हैं ये फैलती हैं जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें एक वायरस की डिजीज है और मीजल्स भी वायरस की डिजीज है, तो ये भी नहीं होगा। ये जो तीनों हैं डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग, ये तीनों ही हमारे वायरस के द्वारा नहीं फैलाए जाते हैं, ये तीनों ही बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग। अगला जो है, जो प्लाज्मिड जीवाणु क्रोमोसोम से जुड़ सकते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? देखिए, प्लाज्मिड एक अलग सर्कुलर डीएनए होता है और ये बैक्टीरिया का डीएनए है। तो ये जो वाला डीएनए होता है जब इससे जुड़ जाता है तो ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे प्लाज्मिड को हम कहते हैं एपिसोम। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? एपिसोम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है,
H2 डोनर इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो हाइड्रोजन जो देगा वो कहां से आएगी हाइड्रोजन, तो जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ऐसी प्रोसेस देखी जाती है। तो जो H2S है यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, वहां से ये मेन जो कंपोनेंट कहां से आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण जीवाणु में होता है तो इसमें क्या क्या मिलेगा, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होगी तो उस बैक्टीरिया में क्या क्या मिलेगा, तो उसमें मिलेगा क्रोमेटोफोर और PS1। देखिए दो तरीके के PS होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। यहां पर सिर्फ क्रोमेटोफोर और PS1 ही मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया क्रोमेटोफोर एंड PS1। अगला है जीवाणु में लैंगिकता से बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया इज। तो जो सेक्सुअलिटी के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं मीरोसोम। इसमें ना ऊस्पोर कहलाएगा, ना जाइगोट कहलाएगा, ना सिनोजाइगोट कहलाएगा, इसको हम कहेंगे मीरोजाइगोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया that are responsible for formation of dairy milk। डेयरी मिल्क के जो बैक्टीरिया होते हैं, डेयरी में जो इंडस्ट्री में दूध से संबंधित जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। इसी से दूध से दही बनता है और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस की वजह से कौन सी एंटीबायोटिक बनती है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है तो एंटीबायोटिक कौन सी हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अभी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अगर ये पार्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में किसी भी चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।